एक बार फिर से आप सभी का एक बार टेक्नोराइज में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज की हमारी जो वीडियो है ये हमारे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल एंड वेल्स यानी यूएसएफडी की जो मैनुअल है 2022। इसमें एक नई करेक्शन स्लिप आई है, दैट इज कोरिजेंडम स्लिप नंबर 5 ऑफ जून 2026। यानी कि ये जो हमारी मैनुअल थी यूएसएफडी 2022, इसमें पांचवी करेक्शन स्लिप लगाई गई है। और इसके अंदर क्या चीजें हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि करेक्शन स्लिप नंबर 2 के माध्यम से एक चैप्टर नंबर 14 ऐड किया गया था। पीएयूटी, फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फॉर वेल्ड टेस्टर फॉर फ्लैश बट वेल्डिंग, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मैं सबसे पहले आपको वहां पर लेकर चलता हूं और उसके बाद में ये आप देख लीजिए। थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको सिस्टमेटिक करता हूं। ये देख लीजिए, करेक्शन स्लिप नंबर 2 के माध्यम से ये करेक्शन आई थी, चैप्टर नंबर 14 ऐड किया गया था, फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्स। अब इसके अंदर 14.1, 14.11, बस इतनी चीजें थी दोस्तों। अनेक्स्चर वगैरह कुछ भी पहले जो थी चीजें हम हट गई थी, तो कुछ भी नहीं था। बेसिकली इसके अंदर सिर्फ फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्स के बारे में क्या कुछ दिया गया था, पहले हम इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद में और क्या एडिशन इस करेक्शन स्लिप के माध्यम से हुआ हम इसमें देखेंगे। यानी बेसिकली करेक्शन स्लिप नंबर 5 के अंदर कोई एग्जिस्टिंग मैनुअल में चेंजेस ना है, नहीं है दोस्तों, बल्कि किया यह गया है कि कुछ चीजें ऐड की गई है, कुछ क्लैरिफिकेशन फर्दर है। ठीक है, सपोर्टिंग है बेसिकली। तो फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग दैट इज पीएयूटी ऑफ रेल्स एंड वेल्स, तो इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ था। थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। पहले ये दिया था, फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग हैज बीन अप्रूव्ड। यानी कि पीएयूटी वैसे तो कोई भी टेस्टिंग कर सकता है, मेटल की टेस्टिंग कर सकता है, लेकिन हमारे रेलवे में आज की तारीख में फ्लैश बट वेल्डिंग जॉइंट्स जो होते हैं उसके लिए फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग को इम्प्लीमेंट किया गया, अप्रूव किया गया है। ये भी एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है, एडवांस नॉन डिस्ट्रक्टिव अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, जो कि जो है टेस्टिंग में सहायता प्रदान करता है। फर्क इसका हमारे जो हैंड कार्टेड अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन्स होती, जो मैनुअली धक्का मार के हम हाथ गाड़ी जैसा धक्का मार के चलाते हैं हैंड कार्टेड, उससे फर्क यहाँ पर यह है कि उसके अंदर अलग अलग एंगल पे डिफेक्ट्स को देखने के लिए वहां पर दोस्तों होता यह है कि अलग अलग प्रोब लगाई जाती है। करेक्ट है ना? तो 0 डिग्री की प्रोब, 70 डिग्री फॉरवर्ड बैकवर्ड, गेज फेज, नॉन गेज फेज, सेंटर, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये सारी की सारी चीजें। फिर आपका व्हाट वी से हमारा बोल्ट होल क्रैक्स के लिए 37 डिग्री फॉरवर्ड बैकवर्ड, यानी सो मेनी प्रोब्स आर देयर। फिर बाद में इस अलग अलग एंगल के अलग अलग प्रोब्स, टोटल हमने 9 सेट बता दिया आपको ऑलरेडी, ये लगते थे। यहाँ पर दोस्तों खासियत फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में ये हुआ करती है कि इट परमिट द शेपिंग एंड स्टीयरिंग ऑफ द अल्ट्रासोनिक बीम एंगल्स एंड एनहांस्ड बीम कवरेज। एंड इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मेनी प्रोब्स, ये फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो होता है, जैसे कि हमारे हाथ में टॉर्च है, हम हाथ से टॉर्च को घुमा के आजू बाजू कई जगहों पर देख सकते हैं एक साथ में, थोड़ा सा रिस्ट को रोटेट करके आजू बाजू में कोई है क्या, इस तरीके से। तो फेज अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग बेसिकली यही करता है कि एक ही जगह पे ना रहते हुए वो टॉर्च की तरह बीम एंगल को घुमाते रहता है, बीम कवरेज होता है, तो उसके अंदर कोई भी प्रकार का जो है अगर कोई डिफेक्ट होगा वो मिल जाता है। तो फेज अरे अल्ट्रा बीम स्वीप्स लाइक अ सर्च लाइट थ्रू आउट थ्रू द ऑब्जेक्ट, resulting in a recordable image that reveals defect hidden inside a defects inside a rail or weld। जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पे उन्होंने भी कही है। ठीक है, और आगे क्या कहा, इसके एडवांटेज कन्वेंशनल अल्ट्रासोनिक से है कि इसमें ए स्कैन ना, इसमें कई स्कैन्स आपको मिल जाते हैं। यू गेट ए स्कैन, यू गेट बी स्कैन, सी स्कैन फॉर वेल टेस्टर, एस स्कैन ना। तो इसके अंदर हाई लेवल ऑफ रिप्रोडक्टिव रिजल्ट्स वगैरह आपको मिलते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2, करेक्शन स्लिप नंबर 2 में चैप्टर नंबर 14 में ऐड किया गया था। फिर बाद में इसको टेस्टिंग कैसा करते हैं उसके बारे में आपने बताया था कि अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्ड एग्जीक्यूटेड थ्रू स्टेशनरी और मोबाइल फ्लैश बट प्लांट्स टू बी डन बाय पीएयूटी। इट इज टू बी कैरिड आउट एज पर द प्रोसीजर फॉर टेस्टिंग ऑफ फ्लैश बट वेल्डिंग बाय पीएयूटी, जो यहाँ पे आरडीएसओ ने दिया गया है। ठीक है, फ्लैश बट वेल्ड्स मेड इन स्टेशनरी फ्लैश बट प्लांट शैल बी सब्जेक्टेड टू यूएसएफडी टेस्टिंग यूजिंग पीएयूटी मेथड फॉर डिटेक्टिंग इंटरनल फ्लॉ। दिस टेस्ट टू बी is to be conducted in the flash bed welding plant itself। ये
प्लांट के बारे में कह दिया। दूसरा कहा कि फ्लैश बेड वेल्डिंग प्लांट्स मेड, वेल्ड्स मेड इन फील्ड, यानी देखो प्लांट में जो वेल्डिंग की गई है उसकी प्लांट में पीएयूटी से टेस्टिंग होगी। और दूसरे में ये कहा गया था कि जो आपके फील्ड में पीएयूटी मोबाइल फ्लैश बेड वेल्डिंग प्लांट द्वारा किया जाएगा उसकी टेस्टिंग भी फील्ड में ही की जाएगी। ये हमारी पुरानी चीजें थी, इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीजें थी। चैप्टर नंबर 14 में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीजें थी। अब हमारे करेक्शन स्लिप नंबर 5 में फर्दर पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं दोस्तों, जो कि हम आपको बताना चाह रहे हैं। मेलिंग लिस्ट है, ये सारी की सारी हम स्किप करेंगे। यहां से आप देख लीजिए। मैनुअल फॉर अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ रेल्स एंड वेल्स रिवाइज 2022 अडेंडम एंड कॉरिजेंडम सो एंड सो। ठीक है, तो पैरा 14.8 देखो अभी क्या क्या ऐड कर रहे हैं, मैं पहले वो बता देता हूँ। इसके अंदर चेंजेस क्या, सब एडिशन है। 14.2 शैल बी एडेड एज अंडर, ठीक है, 14.2 को ऐड किया गया, 14.1 था। इसी तरह से 14.3 शैल बी एडेड एज अंडर। इसी तरीके से हमारा है आगे एक और है, दैट इज 14.4, 14.4 एज अंडर, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कोई पहले वाले में चेंजेस नहीं है, बल्कि उसके अंदर पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं, तो इसके अंदर पैराग्राफ्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं हम लोग इसको। पैरा 14.2, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर फ्लैश बट वेल्ड्स यूजिंग पीएयूटी वेल्ड टेस्टर। अब सवाल ये था दोस्तों फील्ड वाले लोगों के लिए कि भाई ठीक है, हमने हमें कहा गया पीएयूटी मस्टिंग मशीन दे दी गई है फ्लैश बट वेल्डिंग को टेस्ट करने के लिए, हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर डिफेक्ट आएगा। तो उस परिस्थिति में क्या करना, कैसे मार्किंग करना, कौन से डिफेक्ट को कैसा क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, ये चीजें नहीं दी गई थी, वो यहाँ पर क्लैरिफाई की जा रही है। तो पहले कहा जा रहा है 14.2.1 में इनिशियल टेस्टिंग, यानी कि जब नई वेल्डिंग हम करते हैं उसकी टेस्टिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने के बाद में फर्स्ट टेस्टिंग, उसकी इनिशियल टेस्टिंग है। एनी फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट व्हेन टेस्टेड एंड ऑब्जर्व्ड हैविंग एनी फ्लॉ और मूविंग सिग्नल ड्यूरिंग एनालिसिस शैल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव एंड द डिफेक्टिव वेल्ड शैल बी रिमूव्ड। ये जैसे अब ऐसा मैं बता देता हूँ, एटी वेल्ड से कंपेयर करके बताता हूँ। जैसे एटी वेल्ड में नई वेल्डिंग हमने कोई की और नई वेल्डिंग टेस्ट करने के बाद में हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसको हम इनिशियल टेस्टिंग बोलते हैं। तो वहां पर भी ऐसा ही था कि भाई नई वेल्डिंग आपने टेस्ट की और उसके अंदर कोई डिफेक्ट आया तो आप उसको डीएफडब्ल्यूएन मार्क करेंगे और उसको जल्द से जल्द निकालेंगे। उसी तरह पे फ्लैशबेड वेल्डिंग में भी कहा गया एनी फ्लैशबेड वेल्डेड जॉइंट व्हेन टेस्टेड ऑब्जर्व हैविंग एनी फ्लॉ और मूविंग सिग्नल। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं, कोई थ्रेशोल्ड नहीं, बिल्कुल डीएफडब्ल्यूएन जैसा। हैविंग एनी फ्लॉ और मूविंग सिग्नल ड्यूरिंग एनालिसिस शैल बी कंसिडर्ड एज डिफेक्टिव, और डिफेक्टिव है तो उसको आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, यानी इनिशियल फ्लैशबेड वेल्डिंग जो की गई है उसकी टेस्टिंग में आपको किसी भी प्रकार का डिफेक्ट दिखाई देगा तो इट हैज टू बी रिमूव, स्ट्रेट वे रिमूव करना है। जैसे वहां पर डीएफडब्ल्यूएन आप करते थे बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी फ्लैशबेड वेल्डिंग को भी आप ट्रीट करेंगे। ओके, ये चीज हो गई। अब आगे बताई जा रही है बात इन सर्विस टेस्टिंग। इन सर्विस टेस्टिंग यानी कि पहले की फ्लैश बेड वेल्डिंग है और उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो नई वेल्डिंग नहीं, इन सर्विस टेस्टिंग। अब इसके अंदर दिया गया है दो हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। पहला है हमारा हेड एंड वेब टेस्टिंग, दूसरा है हमारा फ्लैंज टेस्टिंग। तो पहले हम हेड एंड वेब टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर आप देख लीजिए जरा। हेड एंड वेब टेस्टिंग में ए स्कैन showing fluid of vertical height of 50% and above and up to 60% by any probe angle is to be declared as DFWO। यानी कि जो हमारा स्क्रीन हुआ करता है इसके अंदर हमारा, आप सभी जानते हैं कि ग्रेजुएटेड स्केल्स हुआ करती है। तो यहां पर कहा कोई भी फ्लॉई को, इसको मैं समझने के लिए 10 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है ना, तो मैं इसको एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं। सपोज दिस इज फाई का लाइन, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये फाई की लाइन है। ठीक है, लमसम आप समझ के चलिए, ये लाइन आपकी फाई की है, 50% की है। और एनी फ्लाई को वर्टिकल हाइट एंड अबव 60% एंड अप टू, और दूसरा मैं एक और लाइन ले लेता हूँ ये 60, ये इसको समझने के लिए इसको मैं 60 ले लेता हूँ। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो फ्लॉ इको की हाइट, कोई भी फ्लॉ इको, मैं अभी दो तीन फ्लॉ इकोज यहाँ बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कोई भी फ्लॉ इको विच हैज प्रोपोगेटेड, एनी फ्लॉ इको विच हैज लाइक स्टार्टेड, और जो इस रेंज में होगा, यानी ये मैंने कह दिया कि मोर देन 50% की लाइन है और ये 60 की है। ठीक है, 50 और 60 के बीच में,
फ्लॉ इको ऑफ वर्टिकल हाइट 50% एंड 60, यानी कि ग्रेजुएशन हुआ करते 1 2 3 4 5 ग्रेजुएशन 6 ग्रेजुएशन, ऐसे 10 ग्रेजुएशन होते हैं, तो 50% 60% के बीच में होगा, तो दिस विल बी कॉल्ड एज DFWO। तो ये इट विल बी क्लासिफाइड एज DFWO। क्या क्लासिफाई किया जाएगा? इट विल बी क्लासिफाइड एज DFWO। समझ में आ गया? डिफेक्टिव वेल्ड है कि नहीं? डिफेक्टिव वेल्ड, हाँ। DFWFO नाम दिया है मैंने, फ्लैश बेल्ट है ना इसके लिए। DFWFO, DFWO नहीं है, DFWFO है। ठीक है। इसी तरीके से ए स्कैन अगर हमने किया, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि समझो कि मोर देन दिस 60%, a scan showing flaw echo vertical height more than 60% by any probe angle is to be declared as DFWR। यानी कि अब हमारा, मान के चलिए कोई फ्लॉ है, कोई हमारा फ्लॉ है, मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूं। कोई मेरा एक फ्लॉ है विच इज क्रॉसिंग इट, ठीक है, ये इसको क्रॉस कर दे रहा है ना, इट इज क्रॉसिंग दिस 60%, कहीं पर भी जाए उसके ऊपर से कितना भी जाए, तो दिस विल बी कॉल्ड एज DFWFR। थोड़ा पहले वाले को मैं सही करता हूँ, ये DFWFO था, मैंने DFWO लिखा था, DFWFO। पहले के केस का जो था DFWFO था, और दूसरा वाला हमारा है DFWFR। DFWFR, समझ रहे चीजों को आप? कि देखिए DFWFO ये ब्लू वाला हो गया, DFWFR ये आपका ग्रीन वाला हो गया। समझ में आई बात? यानी कि 50% से ज्यादा और अप टू 60%, यानी 60 के नीचे तो DFWFO रहेगा। और अगर हमारा फ्लॉय को वर्टिकल हाइट मोर देन 60%, 60% के यानी कि जो सिक्स जो आपका ग्रेजुएशन है उसको पार करके जाएगा, तो हम उसको DFWFR डिक्लेयर करेंगे। वी विल बी ट्रीटिंग इट एज DFWFR। ठीक है। ये चीज पहले नहीं दी गई थी। ओके। ठीक है। ये किसके लिए था दोस्तों? ये दोनों चीजें फॉर हेड एंड वेब के लिए था। इट वॉज ओनली फॉर टेस्टिंग ऑफ हेड एंड वेब। हेड और वेब टेस्टिंग आपने किया PIOT से तब। लेकिन फ्लैंज टेस्टिंग, अगर ए स्कैन फ्लॉ सिग्नल, एनी फ्लॉ सिग्नल, नो वैल्यू यहाँ पे, नो नो परसेंटेज, नथिंग, एनी फ्लॉ सिग्नल मूविंग सिग्नल बाय एनी प्रोब इज टू बी ट्रीटेड एज DFWR। यानी कि रेल के 3 हिस्से होते हैं दोस्तों, मैं भी जहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को, कुछ लोगों को क्लियर करने के लिए, कि रेल के 3 हिस्से बेसिकली हुआ करते हैं, हेड हुआ करता है, वेब हुआ करता है, और ये फुट हुआ करता है। ठीक है। तो अब पहला जो ये था DFWR.1 एंड 2, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर, इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस मच पार्ट, यानी कि आपका रेल का हेड और वेब में अगर वर्टिकल इको का हाइट मोर देन 50 अप टू 60% है, तो हम लोग इसको DFWO कैटेगरी में डालेंगे, DFWFO। और अगर हमारा वैल्यू मोर देन 60% है हेड और वेब में, तो वो DFWFR में कैटेगराइज होगा। और तीसरा यहाँ पर ये है कि अगर हमारा हेड पोर्शन है, अगर ये वाला, सॉरी, फुट पोर्शन, फ्लैंज टेस्टिंग जिसको हम करते हैं ना, बॉटम फ्लैंज की बात करते हैं, तो फ्लैंज टेस्टिंग अगर इसकी आप टेस्टिंग करते हैं और इसमें कोई भी पीक है, कोई भी फ्लॉ सिग्नल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स वैल्यू, 5%, 10%, 50%, 60%, 100, कुछ भी होने दो, वॉट एवर, ए स्कैन शोइंग एनी फ्लॉ सिग्नल बाय एनी प्रोब एंगल इज टू बी डिक्लेयर्ड एज DFWFR। तो फ्लैन टेस्टिंग के अंदर कोई भी वैल्यू आएगी DFWFR आएगा, लेकिन यहां पर हेड और वेब के लिए उन्होंने DFWFO और DFWFR के लिए अलग अलग वैल्यूज दी है। तो ये हुआ हमारा एडिशन, पैरा 14.2.2। ठीक है, 14.2.2। अब आगे बढ़ेंगे, एक और पैराग्राफ ऐड किया गया है इसी को सपोर्ट करते हुए। व्हाट इज DFWFO में हम क्या करना, DFWFR में USFD PWI ने क्या करना। तो इसलिए यहां पर उन्होंने 14.3 हैज बीन एडेड, which is clarified as follows: action to be taken, action to be taken for in service defective flashbulb weld। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे DFWFO के बारे में, उसके बाद में DFWFR, दोनों चीजें साथ साथ में। डिफेक्टिव वेल्ड DFWO बाय एनी प्रोब एंगल यूजिंग फेज्ड अरे अल्ट्रासोनिक वेल्ड टेस्टर। ठीक है। तो मैं दो दो में से एक पार्ट पहले डिस्कस करूंगा। In case of DFWO, in case of
DFWO, हम क्या करना है, वन ट्राइंगल विथ रेड पेंट, एक यहाँ पे इन्होंने निशानी दे दिया DFWO में, अभी आएगा तो आप क्या करेंगे, लाल पेंट से आप इस तरीके से ट्राइंगल का निशान बनाएंगे, वन ट्राइंगल विथ रेड पेंट। और ये दिस इज फॉर DFWFO, DFWFO, थोड़ा इसमें से आप नाम बार बार ध्यान रखिए, DFWFO अगर आएगा तो आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल विथ रेड पेंट से। और अगर आपका DFWFR आएगा तो आप एक की जगह दो ट्रायंगल बनाएंगे, आपको दो ट्रायंगल इस प्रकार से बनानी है। इन केस ऑफ DFWR, टू ट्रायंगल्स विथ रेड पेंट, DFWFR, इसके लिए टू ट्रायंगल्स। अब ये सिंबल्स आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब एक्शन की बात चलेगी, अब एक्शन की बात चलेगी। हम पहले पॉइंट के बारे में बात करें, DFWFO के बारे में, DFWFO के बारे में हम बात करें। इन केस ऑफ DFWO well, following action will be taken. SSCJE PVUSFD shall impose speed restriction of 30 kmph or stricter immediately and communicate to sectional SSCJE about floor location। ठीक है, यानी कि अब DFWFO यानी कि एक सिंगल ट्रायंगल मार्क कर दिया यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई ने, वो क्या करेंगे, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को 30 kmph का कॉशन ऑर्डर इंपोज करेंगे। सबसे पहले वो कंट्रोल को फोन करेंगे यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई कि भाई 30 kmph का कॉशन ऑर्डर ड्यू टू DFWFO इंपोज किया है मैंने। कंट्रोल को बता के उसको 30 kmph कॉस्ट ऑर्डर इंपोज कर देंगे। एंड फर्दर उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में वो सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को लोकेशन बता देंगे। अब सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जो भी होंगे, जो भी एसएससी होंगे, जेई होंगे, वो उनका क्या रोल होगा, प्रोटेक्शन और डिफेक्टिव वेल्ड बाय जॉगल फिश प्लेट्स यूजिंग मिनिमम टू टाइट क्लैम्प्स इमीडिएटली विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph। ठीक है, यानी कि 30 तो इन्होंने ही लगा दिया था, तो उनको क्या करना है, उन्हें जॉगल्ड फिश प्लेट से, जिसमें कि मिनिमम टू टाइट क्लैम्प से इमीडिएटली उसे लगा देना है, सिक्योर कर देना है। और फिर बाद में कहा गया कि दिस स्पीड रेस्ट्रिक्शन कैन बी रिलैक्स टू नॉर्मल आफ्टर प्रोटेक्शन ऑफ DFWO वेल बाय जॉगल फिश प्लेट विद टू फार एंड टाइट बोल्ट्स, वन ऑन ईच साइड विद चेम्फरिंग ऑफ होल्स विद इन 3 days। एंड एज इट इज DFWFO, यानी कि ऑब्जर्व करना है। फिर बाद में करना क्या है कि द जॉइंट इज टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। यानी आपने समझा, भाई कहीं पे DFWFO आया, यूएसएडी पीडब्ल्यूआई ने 30 kmph कॉशन ऑर्डर इंपोज कर दिया, 30 kmph उससे स्ट्रिक्ट, जो भी उसे ठीक लगे, मुनासिब लगे, और वो सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को उसकी लोकेशन के बारे में बता देगा। सेक्शनल पीडब्ल्यूआई क्या करेंगे, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जगह पर जाएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि उस जगह को जॉगल फिश प्लेट मिनिमम टू टाइप क्लैंप्स, अभी कोई होल्ड करने का समय नहीं है तो दो क्लैंप की सहायता से जॉगल फिश प्लेट वहां पर लगा देंगे, और 30 का कॉशन चलता रहेगा। फिर बाद में जब समय मिलेगा, मार्जिन मिलेगा या ब्लॉक मिलेगा, वो क्या करेगा, दो फार एंड टाइट बोल्ट्स, यानी दोनों तरफ आपका जहां पर भी आपको फ्लॉ इस प्रकार का मिला है वेल्ड में, फ्लैश बट में, आइदर साइड एक एक खोल करके, मिनिमम ये कहा गया है कि एक एक फार एंड में बोल्ट लगाए जाएंगे, उसको टाइटन किया जाएगा, उसके बाद कॉशन ऑर्डर को 30 kmph का निकाला जा सकता है। होल के बारे में कहा कि जब आप होल करेंगे तो उसके साथ में चेम्फरिंग वगैरह भी कर देंगे, और ये जो है आप इसको बोल्ट वगैरह से टाइट करके रखेंगे। और ये एक्टिविटी कितने दिनों के अंदर करना है, तो जहां पे आपने क्लैंप लगाया था, कॉशन ऑर्डर लगा था, उससे 3 दिन के अंदर अंदर ये प्रक्रिया होनी चाहिए कि आप लाकर दो होल करके क्लैंप लगा दें। ठीक है, और इस जॉइंट को अब हम निगरानी में रखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, दिस हैज टू बी ऑब्जर्व। अब आ जाते हैं दोस्तों, बात करेंगे DFWFR की। ये DFWFO के बारे में बात हुई थी, अब हम बात करेंगे DFWFR के बारे में। ठीक है, तो DFWFR के बारे में जब हमें बात करनी है, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि दो ट्रायंगल बनाए जाएंगे, दो ट्रायंगल बनाए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इन केस ऑफ DFWFR फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। तो ये पॉइंट तो हमारा सेम ही है। क्या पॉइंट, आप ये देख लीजिए कि एसएससी, इन केस ऑफ DWR फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। SSC JEE PY USFD shall impose speed restriction of 30 km stricter immediately and communicating to sectional SSC JEE about the floor location। यानी पहला स्टेप तो सेम है, भाई यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई ने देखा कि भाई DFWFR है,
उसने तुरंत का तुरंत क्या किया कि 30 मिनट कॉशन ऑर्डर इम्पोज करके सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को जानकारी दे दी, और फील्ड में उसने क्या किया है कि दो ट्राइंगल मार्क कर देंगे। रेल के हेड पर जैसा मार्क करते थे ना पहले, स्टार मार्क करते थे, डॉट मार्क करते हैं, वैसे इसी प्रकार से यहाँ पर जो है लोकेशन ऐसा इन्होंने स्पेसिफिक तो नहीं दिया है कहाँ पे लगाना है, लेकिन ये जरूर कहा है कि इसे आपको ट्राइंगल इस तरह से इम्पोज करना है। ठीक है, आप उसको मार्क कर देंगे। ठीक है, कम्युनिकेटेड टू सेक्शनल पीडब्ल्यूआई हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है कि अब सेक्शनल पीडब्ल्यूआई का अब यहाँ से रोल शुरू होता है। सेक्शनल पीडब्ल्यूआई अब क्या करेंगे कि वही जो स्टेप स्टेप पहले था वही चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि सेक्शनल पीडब्ल्यूआई साइट पर आने के बाद में वो दो मिनिमम टू टाइट क्लैंप्स वहां पे लगा देंगे। कॉशन ऑर्डर आपका चलता रहेगा कब तक, जब तक यहाँ पर फार एंड में बोल्ट ना लगा जाए। टॉक स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph कैन बी रिलैक्स्ड टू नॉर्मल आफ्टर प्रोवाइडिंग जॉगल फिश प्लेट्स विद टू फार एंड टाइट बोल्ट्स वन ऑन ईच साइड विद चेम्फरिंग ऑफ होल्स। और इसको क्योंकि कहा गया है कि इसको भी बदली करना है, तो कितने दिनों के अंदर बदली करना है, तो बदली करने की अवधि दी गई है कि द DFWR वेल शैल बी रिप्लेस विद इन 3 मंथ्स ऑफ डिटेक्शन। यानी कि 3 महीने डिटेक्शन के अंदर अंदर इसको हमें क्या करना है, इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। और आगे ये कहा गया है कि DFWR को बदली करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेल बदली करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है तभी वेल्ड निकल पाएगी। तो एडिक्वेट ट्रैफिक ब्लॉक शुड बी ग्रांटेड फॉर रिमूवल ऑफ DFWFR वेल्ड्स। ठीक है, अब ये 3 महीने के अंदर निकालना है, कॉशन 30 का तब तक चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर 3 महीने के अंदर आप नहीं निकाल पाए तो क्या कहा, इन केस ऑफ नॉन रिमूवल विद इन 3 मंथ्स अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 75 kmph फॉर लोडेड गुड्स ट्रेन एंड 100 kmph फॉर पैसेंजर ट्रेन शैल बी इम्पोज्ड। सॉरी, मैं इसको रिपीट करता हूँ, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर गया यहाँ पे। पहले ये है कि भाई ईएसएफडी पीडब्ल्यूआई को पता चला, उसने 30 kmph की स्पीड लगा दिया वहां पर, और जो है सेक्शनल पीडब्ल्यूआई को बताया, सेक्शनल पीडब्ल्यूआई ने टू टाइट क्लैंप बोर्ड्स वगैरह लगा के उसको सिक्योर कर दिया। और जब भी वो टाइट क्लैंप्स को निकाल के दो होल ड्रिल करता है, फार एंड बोल्ट्स लगा के टाइट कर देता है, तो वो 30 का कॉशन रिलैक्स कर देता है। अब कॉशन तो रिलैक्स हो गया, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर इस वेल्ड को निकालना है, प्रॉपर ब्लॉक वगैरह लेके उसको निकालना है। 3 महीने का इसके लिए समय दिया गया है। लेकिन फिर आगे ये कहा गया कि अगर 3 महीने के अंदर इसको नहीं निकाल पाए, क्योंकि गाड़ी तो नॉर्मल पे चल रही थी अब तक, अब 3 महीने की अवधि दी गई थी, 3 महीने में नहीं निकाल पाए, तो ये कहा गया कि अगर गुड्स ट्रेन है तो वहां पे कॉशन ऑर्डर गुड्स ट्रेन के लिए 75 kmph का, पैसेंजर ट्रेन है तो 100 kmph का इम्पोज किया जाएगा जब तक वो निकाला नहीं जाता। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सभी को? ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आया। आगे बढ़ेंगे हम लोग दोस्तों। अब तो दो चीजें हमने डिस्कस करी अभी तक, एक DFWO की क्राइटेरिया क्या एक्शन लेना है, दूसरा DFWR की। अब तीसरा पॉइंट इस टेबल में क्या कहा जा रहा है, इन केस ऑफ डिफेक्टिव वेल DFWFO या DFWFR ऑन मेजर ब्रिजेस एंड ब्रिज अप्रोचेस दैट इज 100 मीटर आइदर साइड, or in tunnels and on tunnel approaches 100 meter either side, or on banks having height 5 meter or more, and on curves of 3 degrees and sharper, following action will be taken। मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग कलर से बताता हूँ। इन केस ऑफ DFWO या DFWR ऑन, पहला मेजर ब्रिजेस एंड उसके ब्रिज अप्रोच 100 मीटर आइदर साइड, दूसरा कहा टनल और उसके टनल के 100 मीटर आइदर साइड, तीसरा कहा कि आपका जो एम्बैंकमेंट हैविंग हाइट 5 मीटर और मोर, और चौथा कहा ऑन कर्व्स ऑफ 3 डिग्रीज एंड शार्प। यानी चार कंडीशन हो गए, इसलिए चार कलर से बताया। ऐसी जगह पे अगर आपको DFWO या DFWR इनमें से कुछ भी मिलता है, तब क्या किया जाएगा, उसका नियम अलग है। उसका अब नियम अलग है, नियम क्या है उसका जरा देख लीजिएगा। एसईसी जेईपीवी यूएसएफडी शाल इम्पोज स्पीड रेशियो 30 km स्ट्रिक्टर इमीडिएटली, ये तो पहले भी वो कर रहे थे, एंड टू बी कंटिन्यू टिल डिफेक्टिव वेल्ड इज रिप्लेस्ड। टू बी कंटिन्यू टिल डिफेक्टिव वेल्ड इज रिप्लेस्ड, मतलब समझ में आया कि यही DFWO DFWR मेजर ब्रिज के अप्रोच, टनल के अप्रोच, बैंक 5 मीटर से ज्यादा
या डिग्री ऑफ कर्व 3 डिग्री से ज्यादा। अगर कोई ऐसी जगह पे यही डीएफडब्ल्यू और डीएफडब्ल्यू आ रहे हैं, यूएसएफडी पीडब्ल्यूआई को काम वही करना है, कॉशन 30 के एमपी स्ट्रिक्टर इंपोज करना है। लेकिन सेक्शनल पीडब्ल्यूआई जैसे वो वहां पर पहले आपका क्लैंप लगा देते थे, पट्टी जॉगल फिश प्लेट लगा के क्लैंप लगा के और गाड़ी चलाते थे, फिर वो बोल्ट लगा के फिर बाद में 30 के एमपी रिलैक्स करते थे। अब यहाँ वो सब नहीं करना है, बिकॉज दीज आर लाइक क्रिटिकल लोकेशंस। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है पीडब्ल्यूआई को कॉशन 30 का चलता रहेगा और उसको डीएफडब्ल्यूआई वेल्ड को बदली ही करना है। तो ये सब डीपीडब्ल्यूआई ने लगाने के बाद में शुड कम्युनिकेट टू सेक्शनल एसएससी जेपीवी अबाउट द फ्लॉ लोकेशन। और उसका काम क्या होगा, उनका काम होगा, पहला काम तो होगा प्रोटेक्शन और डिफेक्टिव वेल्ड, पहले तो प्रोटेक्शन कर देंगे यूजिंग क्लैम जॉगल फिश प्लेट विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या करना है, पट्टियां लगा के सिक्योर करना है। कॉशन 30 का चल रहा था, चलता रहेगा। अब इस वेल्ड को 3 दिन के अंदर अंदर बदली करना है। इट हैज टू बी रिप्लेस्ड। ना या 3 महीना रुकना है ना या कुछ, यहाँ सिंपल है कि इट हैज टू बी रिप्लेस, द डिफेक्टिव वेल्ड शैल बी रिप्लेस विद इन 3 days ऑफ डिटेक्शन। ठीक है, यानी कि हमारे आईएमआर जो साधारण होता है, ये आईएमआर की तरह ट्रीट किया जाएगा। रेलों में आईएमआर होता है ना, बिल्कुल वैसे ही डीम्ड आईएमआर हम इसको कह सकते हैं, आईएमआर की तरह इसको ट्रीट किया जाता है। एक और पैराग्राफ ऐड किया गया है दोस्तों, पैरा 14.4। पैरा 14.4। पैरा 14.4 में क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इन सर्विस फ्लैशबैक वेल्डेड जॉइंट्स फाउंड defective in ultrasonic testing shall be once in a year। यानी कि जो फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट है, उसकी जो टेस्टिंग हम करते हैं, वो फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट जो कि हमें अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग में डिफेक्टिव मिले, उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग वंस इन ईयर होगी, साल में एक बार उनकी टेस्टिंग होगी। गॉट गॉट इट, इसमें कोई आपको कुछ डाउट है? दोस्तों ऐसा है कि ये जो करेक्शन स्लिप के अंदर बेसिकली क्या किया गया, करेक्शन स्लिप नंबर 2 में फेज अरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में गाइडलाइंस नहीं थी, करेक्शन स्लिप नंबर 2 में वो ऐड कर दिया गया था। और अभी इसके अंदर फर्दर और पॉइंट्स इसलिए ऐड कर दिए गए कि मैं फील्ड के लोग पूछ रहे हैं कि ठीक है आपने हमको पीआईयूटी दे दिया, पीआईयूटी से हमने टेस्टिंग किया, अब हमें फ्लॉ मिला, हम क्या करें? फ्लॉ मिला तो हमें करना क्या है, कोई गाइडलाइन नहीं थी। तो उसको यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया कि ठीक है, अच्छा ठीक है, फ्लॉ मिला तो मार्किंग क्या करनी है भाई, मैं वहां पे डॉट बनाऊं कि मैं स्टार बनाऊं, मैं प्लस बनाऊं, कि मैं क्या करूं, रेल का लूं कि वेल्ड का लूं, वेल्ड का लूं तो ये तो पीएयूटी से टेस्टेड है। डिस्टिंग्विश कैसे होगा कि आपने हैंड कार्ड से किया है या किससे किया है, क्या होगा, कोई नियम नहीं था। तो उस वजह से उसके क्लैरिफिकेशन के तौर पर यहाँ पर आ गया है कि पहले बात तो उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि हेड और वेब टेस्टिंग के लिए क्राइटेरिया सबसे पहले उन्होंने दे दिया। इनिशियल के लिए पहले बता दिया कि वो डिफेक्टिव है, उसको बदली कर देना है, नई वेल्डिंग अगर है तो, जैसे आप डीएफडब्ल्यू एन करते हैं वैसा ही सिस्टम यहाँ पर भी है। ओके, उसको बदली कर देना है। और दूसरे में ये कहा है कि हेड और वेब टेस्टिंग के लिए आपको जो है उसके अंदर DFW FO DFW FR नाम थोड़ा सा चेंज है, एफ ऐड कर दिया है। DFW FO DFW FR उसके लिए क्राइटेरिया दे दिए जो हमने बताया। फ्लैंज टेस्टिंग के अंदर कोई भी टाइप का डिफेक्ट कितना भी मूविंग सिग्नल आए उसको आपको DFWR डिक्लेयर करना है। ठीक है, और यहाँ पर DFW FO के लिए एक ट्राइंगल से रेड कलर से मार्किंग करना, उसके नियम क्या है वो बता दिए गए हैं, ये पहले भी था उसी तरह से था। और यहाँ पे DFW FR के लिए 2 ट्राइंगल्स विद रेड पेंट करना, उसके भी नियम हमने देख लिए। वल्नरेबल लोकेशन जो हमारी ब्रिज हब ब्रिज के अप्रोचेस हैं, फिर बाद में आपके व्हाट वी से कर्व और मोर देन 3 डिग्री, टनल टनल के अप्रोच, एम्बैंकमेंट 5 मीटर या हाई, उसके लिए क्राइटेरिया था वो भी हमने आपको बता दिया। और टेस्टिंग जो फ्लैश बट वेल्डेड जॉइंट्स हैं आमतौर पर उसमें डिफेक्ट आते नहीं, लेकिन अगर टेस्टिंग के दौरान अल्ट्रासोनिक के हमें एक आधा कोई जॉइंट आपको डिफेक्टिव मिलता है तो उसकी टेस्टिंग अब हर एक साल में करनी है, हैज टू बी टेस्टेड वंस इन अ ईयर। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है दोस्तों, थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ। नोट के बारे में क्या कहा गया है कि ये पैरा 14.4 के लिए है। नोट शाल बी एडेड बिलो पैरा 14.4 एज अंडर, उसके नीचे एक नोट है। इट इज टू बी क्लैरिफाइड दैट अबाउट डिफेक्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया action to be taken and frequency of user testing shall be adopted
when ultrasonic testing of flash but weld is conducted using PAUT weld tester। है कि नहीं, यानी कि बहुत ही क्लैरिफाई कर दिया गया है, अगर आप किसी फ्लैश बट वेल्डिंग की टेस्टिंग PAUT से कर रहे हैं तभी ही ये जो भी हमने पढ़ा आज ये एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर हम लोग PAUT से ना करते हुए कन्वेंशनल पेडेस्ट्रियन यूएसएफडी मशीन जो हाथ गाड़ी टाइप की होती है, या फिर SRT DRT हो, उसमें जो भी हो, चाहे SRT हो चाहे DRT हो, डिफेक्ट क्लासिफिकेशन criteria, action to be taken, and frequency of USFD testing as prescribed in chapter number 6 of USFD will be followed। यानी कि फिर आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि फ्लैश बट वेल्ड के लिए यही है। फ्लैश बट वेल्ड टेस्टेड बाय पेडेस्ट्रियन यूएसएफडी, नियम पहले चैप्टर नंबर 6 में जो दिए थे वही होंगे। फ्लैश बट वेल्डिंग टेस्टेड वेल टेस्टेड बाय PAUT टेस्ट, जो आज हमने अभी पढ़ा, ये उससे टेस्ट होगा, बहुत ही यहाँ पर क्लियर अल्फाजों में यहाँ पर कहा गया है। तो यही रही दोस्तों हमारी आज की करेक्शन स्लिप नंबर 5 इन यूएसएफडी मैनुअल 2022। ठीक है दोस्तों, तो ये रही हमारी करेक्शन स्लिप जो अभी हमने देखा, करेक्शन स्लिप नंबर 5 टू यूएसएफडी मैनुअल 2022 आपके सामने हमने रखा। इसके अंदर अभी भी एक चीज जो नहीं दी गई है बिल्कुल ही क्लियर, इनिशियल टेस्टिंग आपने नई फ्लैश बेड वेल्डिंग की गई है, अगर आप उसकी टेस्टिंग करते हैं, चाहे आपने प्लांट में वेल्ड किया है, प्लांट में टेस्ट कर रहे हैं, चाहे फील्ड में मोबाइल फ्लैश बेड वेल्डिंग प्लांट से किया है, और उससे आपने टेस्ट वेल्डिंग की है और आप इनिशियल टेस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ एक चीज तो क्लियर है कि अगर उस दौरान कोई भी फ्लॉ सिग्नल मूवी सिग्नल मिल जाए तो हम उसको डिफेक्टिव करा देंगे और ये कहा के उसको बदली कर देंगे। लेकिन एक छोटा सा इसके अंदर लूप होल जो हमें दिख रहा है कि ये जो रिप्लेसमेंट के बारे में है, हाउ मेनी डेज, विद इन हाउ मेनी डेज रिप्लेस्ड, विद इन, ये नहीं दिया गया है। रिप्लेस विद इन देना चाहिए था, नहीं दिया है। हम ये अज्यूम करेंगे कि जल्द से जल्द बदली करना है, लेकिन कोई लिमिट समय दिया नहीं है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो यही रही हमारी करेक्शन स्लिप नंबर 5 फॉर यूएसएफडी वाले।